जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान के एक टॉपिक की जिसका नाम था वियतनाम में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास। अब हमने वियतनाम के बारे में देखा था कि वियतनाम जो है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों क्षेत्रों से मिलकर के बना है और इस वियतनाम नामक प्रांत के अंदर जो संस्कृति का जो विकास हो चुका था और वो संस्कृति जो पनप चुकी थी और जो संस्कृति वहां पर मौजूद थी वो संस्कृति थी चीनी संस्कृति। अब इस वियतनाम पर जो है अधिकार हो गया है फ्रेंच संस्कृति का या फ्रांस का अधिकार हो गया है। तो अब फ्रांस जो है यहाँ पर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा और अधिक से अधिक इस उपनिवेशों का उपयोग जो है वो अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए करेगा। तो हम देख सकते हैं कि एक इतिहासकार और आर्थिक व्यवस्था या अर्थशास्त्री है जिनका नाम है पॉल बर्नार्ड। पॉल बर्नार्ड कहते हैं कि हर एक उपनिवेश का आर्थिक विकास होना आवश्यक है, क्योंकि उपनिवेश का आर्थिक विकास होगा तो उस उपनिवेश पर जो सरकार है उस सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में फायदा होगा। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत पर जो है ब्रिटेन का अधिकार था और ब्रिटेन सरकार ने भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन के काल के अंदर जो है कई प्रकार के विकास किए। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं रेल का विकास, बंदरगाहों का विकास, बाजार का विकास, उद्योगों का विकास। उसी प्रकार फ्रांस सरकार ने पॉल बर्नार्ड का कहना भी है कि हर किसी औपनिवेशिक सरकार को उस उपनिवेश के अंदर आर्थिक तौर पर विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर जो है आर्थिक विकास होगा, वहां का उद्योग, वहां का बाजार, वहां की कृषि व्यवस्था जो है अधिक से अधिक मात्रा में विकसित होगी तो उस क्षेत्र पर जो है जो सरकार का अधिकार है या औपनिवेशिक जो सरकार है उस सरकार को बहुत अधिक मात्रा में जो है फायदा मिलेगा। अब हम बात कर सकते हैं जैसे फ्रांस जो है यहाँ पर भी आर्थिक विकास करना चाहेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वियतनाम जो प्रांत है इस वियतनाम का आर्थिक आधार जो है आर्थिक आधार और वो आर्थिक आधार है आपके रबर और चाय के बागान। अब इस चाय के बागान में और रबर के क्षेत्र में अगर फ्रांस सरकार बहुत अधिक मात्रा में विकास करती है तो इस वियतनाम का आर्थिक विकास होगा और आर्थिक विकास के साथ यहाँ पर बाजारों का निर्माण होगा तो फ्रांस की सरकार को बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर फायदा प्राप्त होगा। लेकिन पॉल बर्नार्ड का कहना तो यह है कि यहाँ पर आर्थिक विकास होना आवश्यक है, लेकिन फ्रांस की सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया ताकि वियतनाम सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में जो है फायदा प्राप्त हो सके। अब आगे की बात करते हैं कि इस वियतनाम के अंदर जो अधिक से अधिक मात्रा में फ्रांस को जो फायदा होता था वो होता था श्रमिकों से, दासों से। और इस श्रमिकों के लिए फ्रांस सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी थी, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब यह था कि सारी की सारी जो शर्तें श्रमिकों के लिए थी वो मालिकों की थी, बागान मालिकों की थी, बागान मालिकों की थी या फ्रांस सरकार की थी। एक भी मांग, एक भी शर्त जो है वो श्रमिकों की नहीं थी। जितनी तनख्वाह फ्रांस सरकार तय करती उन श्रमिकों को उतनी तनख्वाह मिलती, जितने घंटे काम करने के तय करती थी उतने घंटे उन श्रमिकों को काम करना पड़ता। यानी कि सारे के सारे अनुबंध जो थे वो एक तरफ थे, यानी कि मालिकों के थे, यानी कि कहने का मतलब फ्रांस सरकार के थे। तो इस कारण से इस वियतनाम का विकास भी हो पाया। लेकिन इसके बाद में फ्रांस की सरकार को ऐसा लगा कि अगर हम लोग जो है इस उपनिवेश को या वियतनाम के अंदर अगर हम लोग अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का,
शिक्षा का प्रचार प्रसार करें तो शायद वियतनाम का विकास हो सके। वैसे भी यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, वो सब के सब देश यही मानते थे कि यूरोप के अंदर एक सुव्यवस्थित संस्कृति का निर्माण हो चुका है, एक अच्छी सभ्यता का निर्माण हो चुका है, और बाकी जो बचे हुए महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के अंदर सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो रखा है। तो हम लोग जो है एक अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें ताकि दूसरे महाद्वीपों में भी सभ्य संस्कृति का विकास हो सके। तो इस कारण से फ्रांस के अंदर फ्रांस ने वियतनाम के अंदर अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास करना प्रारंभ कर दिया। संस्कृति और सभ्यता का विकास करना प्रारंभ कर दिया। वो अपने आप को सभ्य संस्कृति का मानते थे। इस कारण से इस वियतनाम को भी सभ्य संस्कृति में बनाने के लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिए, और एक सभ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उनके पास में उनकी भाषा की समझ और शिक्षा की जरूरत थी। देखिए, किसी व्यक्ति को सभ्य बनाने के लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति की भाषा हमें समझ में आनी चाहिए और हमारी भाषा उसको समझ में आनी चाहिए। दूसरी, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति उसकी संस्कृति और दूसरों की संस्कृति में आपस में तालमेल बैठा सके। तो भाषा और शिक्षा के लिए सबसे पहले फ्रांस सरकार ने प्रयास प्रारंभ कर दिए। और अब इसके बाद में प्रयास कैसे प्रारंभ कर दिए, तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्रांस के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि फ्रांस सरकार ने वियतनाम के अंदर एक नई शिक्षा नीति बनाई, और एक नई शिक्षा नीति के तहत जो है वियतनाम के लोगों को शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। अब शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया या वियतनाम के लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, तो फ्रांस के जो नौकर लोग थे या फ्रांस के जो लोग थे वियतनाम के अंदर सरकारी नौकरियां करते थे, जैसे कोई टीचर था, कोई अध्यापक था, कोई जज था, वकील था, पटवारी था, तो अब उन फ्रांसीसियों को यह डर था कि वियतनामी लोग अगर शिक्षित हो गए तो हमें अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात वो लोग शिक्षित होने के बाद में नौकरी पे आ जाएंगे और हमारी नौकरी चली जाएगी। अब ये डर भी उन फ्रांसीसियों को सताने लगा। और दूसरी तरफ समस्या यह थी कि वियतनामी लोगों को शिक्षा दी जाए तो कैसे शिक्षा दी जाए, किस भाषा में शिक्षा दी जाए, कितनी शिक्षा दी जाए, कहां तक उनको पढ़ाया जाए। अब समस्याएं ये 3-4 समस्या फ्रांसीसियों के सामने प्रारंभ हो। तो अब फ्रांस के लोगों ने इस निर्णय पर पहुंचे कि शिक्षा, वियतनाम के अंदर जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दोनों प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जो भाषा का जो माध्यम होगा वो होगा वियतनामी भाषा, और उच्च शिक्षा का जो माध्यम होगा वो होगा फ्रेंच भाषा। अब इस समस्या का समाधान तो यह हो गया, लेकिन डर अभी भी यह सता रहा था कि इन लोगों को कितनी शिक्षा दी जानी चाहिए, कि अधिक शिक्षा अगर इन लोगों को मिल गई, हो सकता है इनके मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हो गया, तो ये लोग हमारा विरोध करना प्रारंभ कर देंगे, हमारा बहिष्कार कर देंगे और हमारी सरकार का तख्ता पलट देंगे। अब ये समस्याएं भी फ्रांस सरकार के सामने मौजूद थी। तो अब क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि फ्रांस के लोगों ने बड़े बड़े स्कूल खोलने प्रारंभ किए और इन स्कूलों के अंदर वियतनामी लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। लेकिन समस्या तो अभी भी यह बनी हुई थी कि वहां के लोग जो है वियतनामी भाषा, चीनी भाषा समझते थे, चीनी संस्कृति समझते थे, चीनी सभ्यता समझते थे, लेकिन फ्रांस सभ्यता और संस्कृति उनके समझ में नहीं आ रही थी। तो अब इस समस्या के लिए उन लोगों ने स्कूल खोले, छोटे बड़े स्कूल खोले और उन स्कूलों के अंदर उन लोगों को पढ़ाना प्रारंभ किया। तो प्रारंभिक शिक्षा में छोटी क्लासों के अंदर उनको वियतनामी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी और उच्च शिक्षा जो है उनको फ्रेंच भाषा में दी जाने लगी, ताकि एक शारीरिक तौर पर तो वो
वियतनामी हो, लेकिन मानसिक तौर पर वो एकदम से फ्रेंच व्यक्ति बन जाए, ताकि उनके कार्यालयों में, उनके जो है कामकाज में वो वियतनामी व्यक्ति सहयोग कर सके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है आपके वियतनाम के अंदर पढ़ाई प्रारंभ कर दी और शिक्षा प्रारंभ कर दी। लेकिन फ्रांस के लोग अभी भी यही मानते थे कि वियतनामी लोग जो है केवल नकलची लोग हैं, वो कुछ देखकर ही सीख सकते हैं, अपने आप वो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। इस कारण से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, उन लोगों को शिक्षित किया और उन लोगों को जो है फ्रेंच भाषा या वियतनामी भाषा में शिक्षा देना प्रारंभ किया, जिससे उन लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ, स्वतंत्रता की अनुभूति हुई और इसी राष्ट्रवादी भावना और स्वतंत्रता की भावना के साथ ही फ्रांस के वियतनाम के अंदर जो है एक नया राष्ट्रवाद का संचार हुआ और उसी राष्ट्रवाद के माध्यम से वियतनाम जो है आपके स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ और वो आजादी उन लोगों को प्राप्त हुई। इसी के साथ आज हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ, वो राष्ट्रवादी भावना वियतनाम को लेकर के देख सकते हैं, भारत को लेकर के देख सकते हैं और अन्य देशों को लेकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और धीरे धीरे वो कैसे अपने आप को आजाद कर पाए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।